गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद दुर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि जिस तरह से लगातार इस लॉकडाउन के दौरान हमारा महाविद्यालय छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, तो आप लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, है ना। आइए आज बात करते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल वंश। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शायद मुगल वंश का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में कई सारे, है ना, प्रश्न भी आते होंगे और कई सारी जानकारियां भी आती होंगी, है ना। सबसे बड़ी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वह यह है कि भारत के राजनीति में मुगल वंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। मुगल वंश का योगदान क्यों रहा है? क्योंकि मुगल वंश कोई 40 से 50 वर्षों तक हमारे देश में शासन नहीं किया, बल्कि 300 वर्षों तक हमारे देश में शासन किया। और शासन ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश को महत्वपूर्ण कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे के गए हैं लोग, महत्वपूर्ण स्थल दे के गए हैं, कई इमारतें महत्वपूर्ण दे के गई हैं जो ऐतिहासिक स्थिति में आज भी अमर हो गई, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर मुगल वंश की शुरुआत कहां से हुई, कौन मुगल कौन थे, कहां से आए, है ना। क्या भारत में थे? आए कहां से, कौन आया और मुगल वंश की भारत में नींव डाली? इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आपको मेरे इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। जैसा कि अपन बात करते हैं कि मुगल वंश के पहले, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली सल्तनत काल, है ना। तो दिल्ली सल्तनत काल में क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत काल में जो अंतिम वंश था जिसका नाम था लोदी वंश, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी। तो लोदी वंश अंतिम वंश था जो दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अर्थात उस टाइम में, है ना, भारत में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, है ना। दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। अब शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है, वो दिन था, वो दिवस था 1526। होता क्या है कि 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है, मात्र कुछ सैनिकों के साथ, है ना। और जब यह बात इब्राहिम लोदी को पता चलती है तो इन दोनों के बीच क्या शुरू हो जाता है? युद्ध। और शायद आप लोगों को पता होगा, बाबर और इब्राहिम के बीच जो युद्ध हुआ वो आज भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर ये प्रश्न आता है, आप लोग कंपटीशन में बैठते होंगे, कंपटीशन में अक्सर ये प्रश्न आता है। उस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या नाम था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? पानीपत में हुआ। इसीलिए इस युद्ध का नाम, वो पानीपत एक जगह थी जहां पर इन दोनों ने का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम के बीच, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है,
जिसे मुगल वंश कहते हैं। युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। अब यहाँ प्रश्न और एक उठता है कि आखिर क्या बाबर इतना शक्तिशाली था? क्या इब्राहिम लोदी इतना कमजोर था? नहीं। इसके पीछे का कारण जो है, इसके पीछे कारण है बाबर ना तो इतना ज्यादा शक्तिशाली था, ना बाबर के पास बहुत सारी सेनाएं थी। इब्राहिम से अगर इसकी सेनाओं की तुलना की जाए तो इब्राहिम की सेनाओं का सिर्फ इसके पास 20% की सेनाएं थी बाबर के पास। इब्राहिम की सेनाओं से तुलना करें बाबर की, तो बाबर के पास इब्राहिम के सेनाओं का सिर्फ 20% ही था। सोचिए फिर कैसे बाबर युद्ध विजयी हो गए। दूसरी यदि वीरता की बात करें तो इब्राहिम लोदी एक वीर शासक था, एक योग्य शासक था, फिर क्यों पराजित हो गए? इसके पीछे का जो कारण, सबसे बड़ा कारण था बाबर की तुलुक नुमा नीति। एक नया वर्ड आया यहाँ पर, तुलुक नुमा नीति। अब आप लोगों के जहन में, दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये तुलुक नुमा नीति क्या है? एक्चुअली में बाबर ने क्या किया, जैसे कि मैं पहले ही बात किया करता हूँ, आप लोग इतिहास से हमने क्या सीखा कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा। अपने भारत में हम लोग कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक हैं और ज़्यादा ही बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और कुछ ऐसे परंपराएं बना दी गई हैं, रूढ़ परंपराएं, जिनका पालन हम लोग करते हैं। उसी का फायदा उठाया था बाबर। बाबर ने क्या किया था कि सेनाएं जो हैं, सेनाओं की व्यवस्था कुछ इस तरह से की थी, ध्यान से देखिएगा। उसने क्या किया कि सेनाओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। आगे जो सेनाएं लगाई थी उसने, वो सेनाएं नहीं थी बल्कि एक दिखावा। तो उसने क्या किया था कि जानवरों को आगे कर दिया था जानवरों को आगे कर दिया था और जानवरों के पीछे अपनी कुछ सेनाओं को छुपा दिया था और बीच में अपना यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से संचालित कर रहा था, है ना। तो जो इब्राहिम लोदी की सेनाएं थी, उसने सोचा कि जानवर आ गए हैं और जानवरों में वार करना गलत बात है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि बोले कि हम लोग जानवरों पर वार नहीं करेंगे भाई, पशुओं की हत्या नहीं करेंगे, है ना। दूसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इन सेनाएं जो उसकी दो टुकड़े में बांटा, तो उन सेनाओं के आगे उसने तोप खाने लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? तोप खाने। यहां से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सर्वप्रथम तोप खानों का प्रयोग किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम तोप खानों का प्रयोग बाबर ने किया था। जहां मैं शुरू में बात कर रहा था कि क्या बाबर के पास क्या ऐसी चीज थी, बाबर के पास कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसके दम पर बाबर ने भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित की? बाबर के पास थी तोप। क्या थी? तोप। और उसी तोप, आधुनिक तोप के दम पे भारत में बाबर ने अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया था। चूंकि इब्राहिम के पास, लोदी के पास वही पुरानी पारंपरिक सेना थी, इसके पास करीब 15 से 20 हजार सेना थी, लेकिन सब वही पुरानी परंपरा, हथियार थे उसके पास, तलवार थे, भाले थे, है ना। अब तलवार वाले कहाँ सामने आए? जब तोप से एक बार वो निकलता था तो हजारों की संख्या में इसकी सेना नष्ट हो जाती थी, है ना। तो सबसे बड़ा बाबर के जो जीतने में, बाबर के विजयी होने में उसकी नीति थी पहली तुलुक नुमा नीति, जिसमें उसने भावनात्मक रूप से लोदी को परास्त किया। अर्थात उसने क्या किया कि सामने जानवरों को खड़ा कर दिया था और बहुत सारे पेड़ों में क्या किया था कि जानवरों की खालें उड़ा दी थी, है ना। तो दूर से लगता था कि जानवर है ना। और इब्राहिम की सेना जानवरों पर वार नहीं कर रही थी और जानवरों के पीछे क्या छुपे हुए थे? सैनिक। और सैनिक के आगे क्या थे? तोपे थे। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे बढ़ी, इन लोगों ने जानवरों को हटाकर सीधे तोपे चालू कर दी, है ना। तो यही सबसे बड़ा कारण था भारत में शासन सत्ता स्थापित करने की। बाबर ने तकनीकी का प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, तकनीकी बहुत जरूरी है ना, तकनीकी बहुत आवश्यक है। बाबर ने भारत में सबसे पहले तकनीकी का प्रयोग किया था। ये प्रश्न बनता है, इसमें मैं बात करूंगा अभी तक जो पढ़ा है ना। तो इसने क्या किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने, है ना, जिसके कारण इसे युद्ध में, है ना, विजय होता है।
और इब्राहिम लोदी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है और सन 1526 में एक नए राजवंश की शुरुआत हो जाती है। उस राजवंश को कहते हैं मुगल वंश। ठीक। अब इससे जो प्रश्न बन रहे हैं, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी प्रश्न बन रहे हैं और आपके परीक्षाओं की भी दृष्टि से इसमें प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बन रहा है कि मुगल वंश, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। दूसरा जो प्रश्न बन रहा है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध या पानीपत का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? पानीपत का युद्ध 1526 में। तीसरा युद्ध प्रश्न, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है ना। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, है ना। किस वंश का शासक था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एमपीपीएससी में आया था कि भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। आधुनिक तकनीकी, यहीं से तकनीकी की शुरुआत की होती है। जब मुगल आते हैं तभी से अपने भारत में तकनीकी का, है ना, प्रयोग होता है। तो ये प्रश्न होगा। ठीक है। और आगे बात करें कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की। तो इससे कई प्रश्न निकल के सामने आते हैं, है ना। अभी हमने 7-8 प्रश्नों के बारे में, 10 प्रश्नों के बारे में बात किया। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसलिए कहते हैं कि इतिहास से हमने क्या सीखा? कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन ज़रूरत है इतिहास से सीखने की। तो आज हमने पढ़ा मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश की शुरुआत कैसे होती है और फिर भारत के राजनीति में मुगल वंश का क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक।